हेलो एवरीवन। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम लोग जेटेट के इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और हमने पिछले क्लास में 115वां नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। आज इसके आगे क्या क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो 116 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में लाया गया था। आपके ऑप्शंस हैं कलकत्ता, नागपुर, बारदोली या मुंबई। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता 1920 अधिवेशन। इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे क्योंकि इस वक्त आपके समय की क्या इम्पोर्टेंस है हम समझ सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको टू द पॉइंट बात करते हुए चलेंगे। 117वां नंबर क्वेश्चन है, मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। आपके ऑप्शन है दिल्ली, बम्बई, इलाहाबाद और लखनऊ। तो आपका आंसर हो जाएगा ए दिल्ली। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन संबंधी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 118 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन हैं 1951, 1952, 1954 या 1956। तो आपका आंसर हो जाएगा 118 नंबर का ऑप्शन नंबर डी 1956। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय में निम्न में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई। तो अब आपको बताना है और आपके ऑप्शन है सरदार पटेल, बीपी मेनन, उदारवादी और ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। आपके ऑप्शन हैं 1948, 1961, 1960 या 1971। आपको बताना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था और क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है 1961। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें क्या थी। आपके ऑप्शन है धान तथा गेहूँ, गेहूँ तथा जौ, मक्का तथा कपास और ज्वार तथा धान। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, गेहूँ तथा जौ सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें थी, गेहूँ तथा जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी। कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बिंदुसार और बृहदत्त। तो आपको बताना है 122 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर का क्वेश्चन है, भारत नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, कनिष्क और डेमेट्रियस। तो हम सभी को पता है कि भारत का नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त फेमस है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वोच्च उदाहरण अजंता की गुफाएं स्थित है। गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वोच्च उदाहरण अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। सिकंदराबाद, औरंगाबाद, जहानाबाद और फैज़ाबाद। तो 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद में गुप्तकालीन चित्रकला एक उदाहरण के तौर पे है जो कि अजंता की गुफाओं में वो चित्रित है। और ये कहाँ है, अजंता की गुफाएं आपकी औरंगाबाद में हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला भारत का पहला मुगल बादशाह कौन था। आपके ऑप्शन है अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, आलम शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय। तो 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। इन्होंने काफ़ी लंबा टाइम तक भारत में शासन किया था और ये मुगल का बादशाह कहलाया।
ध्यान रखिए, ये वो जोधा वाला अकबर नहीं थे, ये अकबर द्वितीय थे ये। 126 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ हर्षचरित के रचनाकार हैं, कौन है? हर्षचरित किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है अशोक घोष, विशाखा दत्त, बाणभट्ट या हरिसेन। तो 126वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हर्षचरित्र लिखा है बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर सी विल बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127वां नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। आपके ऑप्शंस हैं रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, एस.एन. गिल और भगत सिंह। तो 127वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी और दौलत खां लोधी। तो 128 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बहलोल लोधी। और ये बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था। इंडियन एजुकेशन डिस्पैच में कौन संबंधित था? ये 129वां नंबर का क्वेश्चन है, इंडियन एजुकेशन डिस्पैच से कौन संबंधित था? मुनरो, लॉरेंस, चार्ल्स वुड और नेहरू। तो आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स वुड। ठीक है, इंडियन एजुकेशन डिस्पैच से चार्ल्स वुड जुड़े थे, इसीलिए उसको वुड डिस्पैच भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130वां नंबर, हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1920 में, 1921 में, 1923 में या 1925 में। आपको बताना है कि कब हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में? किसकी? प्राचीन वैदिक युग की। आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो 131वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन ए, क्योंकि ऋग्वेद बहुत ही पुराना और बहुत इम्पोर्टेंट वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, जो कि बहुत ही बड़ा विद्वान थे और इनको राजनीतिक में बहुत महारत हासिल थी। कैसे इन्होंने एक अदने से बच्चे को उठा करके सम्राट बना देता है। तो आपके ऑप्शन है आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। तो आई थिंक कि इसका आंसर सभी लोगों को पता है। क्या? राजनीतिक नीतियाँ, उनकी राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन बी। उनकी जो चाणक्य है, कौटिल्य हैं, इनकी राजनीतिक नीतियाँ एकदम इतनी स्ट्रांग होती थी कि ये किसी को भी चाहे तो राजा बना सकता था और किसी को भी रंक, जैसे कि घनानंद के साथ किया। घनानंद को एकदम नेस्तनाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया, और चंद्रगुप्त को, एक नॉर्मल बच्चे को उठा करके बादशाह बना दिया, सम्राट बना दिया। तो इनकी राजनीतिक नीतियाँ बहुत स्ट्रांग थी। इस पहलू पे इन्होंने प्रकाश डाला है और इन्होंने ही अर्थशास्त्र किताब भी लिखी है और ये भी पूरा राजनीतिक नीतियों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? अभी आप लोग देखिए, ये नहीं वाले क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं। वो नहीं वाला ना देख करके यस में आंसर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं नियाकर्स और एनासीक्रिटिस और एरिस्टोबुल्स और है हेरोडोटस। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो आई थिंक कि ये ऑप्शन निरियाकस भी आए थे और एनासीक्रिटिस भी आए थे और आपके एरिस्टोबुल्स भी आए थे। नहीं आने वाला सिर्फ क्या है? तो हेरोडोटस नहीं आए थे। किनके साथ? सिकंदर के साथ। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोरक्को का ये इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या है?
आपका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, तो बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। यह मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या है, और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कि वहाँ से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य की विवेचना, वर्णन, उल्लेख मिलता है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? ठीक है, तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा या लिपि में हैं? तो आपके ऑप्शन है प्राकृत व ब्राह्मी लिपि, संस्कृत व ब्राह्मी लिपि, पाली व ब्राह्मी लिपि या फिर हिंदी व ब्राह्मी लिपि। तो हम जैसा कि सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने एसएसटी में पढ़ रखा है कि जब बात अशोक की आती है तो प्राकृत भाषा को इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। इट मीन्स कि ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासन का दरबारी कवि था? ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति। तो रविकृति का जो नाम आया है वो किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? आपके ऑप्शन है पुलकेशियन प्रथम, पुलकेशियन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम और विक्रमादित्य द्वितीय। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशियन द्वितीय। अगला है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, किसको माना जाता है? आहत सिक्के को, एंड्रॉक बैक्टीरियन सिक्के को, सीथियन सिक्के को या पार्थियन सिक्के को। तो 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आहत सिक्के को प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? 1526 की बात हो रही है। मुगल शासक ने किस वंश के शासक को परास्त किया था? बाबर ने। बाबर ने किसको परास्त किया था? आपके ऑप्शन से सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश। तो 139 का आंसर है आपका लोदी वंश। उन्होंने किसको पराजित किया था? बहलोल लोदी को। 114 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों और सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? ठीक है, बाबर की बात हो रही है यहाँ पर। बाबर ने अपने सैनिकों के लिए और संगे संबंधियों के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया था कि बस लुटा दो सब पर, ताकि वो ज़्यादा फेमस हो सके और जो उनके सैनिक है वो उनकी बात माने और उनके सैनिक उनको ऐसा बिलीव हो जाए कि मेरा जो बादशाह है वो बहुत अच्छा है, वो हम लोगों की फ़िक्र करता है, तो हमें भी उनकी फ़िक्र करनी चाहिए। ऐसा ये सब करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से खजाने को लुटाया और उन्हें तभी कलंधर की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि किस युद्ध के जीतने के उपरांत। ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 का, या खानवा का युद्ध 1527 का, या चंदेरी का युद्ध 1528 का, या घाघरा का युद्ध 1519 का। तो 140वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध। जब भी वो आया था भारत में और पानीपत का प्रथम युद्ध जब वो लड़ा 1526 में, वो लड़ा ओस लोदी के साथ और वो जीत गया। तो भारत में अपना पैर जमाने के लिए इसने क्या किया? अपने खजाने का मुंह पूरी तरह से खोल दिया, ताकि जो इसकी जनता है, जो इसके सैनिक वर्ग के लोग हैं, जो इनके लिए लड़ रहे थे, उन लोगों को इन पर फुल्ली फेथ हो जाए कि जो हमारा बादशाह है वो हमारे हित में सोचता है और हमें भी उनके हित में सोचना चाहिए, और वो पूरी निष्ठा के साथ इनका साथ दे, क्योंकि ये अभी अभी तो भारत में आया है। इनको जमने के लिए, पैर जमाने के लिए, भारत में अपना लोहा मनवाने के लिए इनको अपने सैनिकों की ज़रूरत थी और ये हर हाल में उस
कमी को पूरा करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने पानीपत का युद्ध जीतते ही अपने खजाने का मुंह पूरी तरह से खोल दिया था। ठीक है, आई थिंक कि